नमस्ते बच्चों। हम गृह प्रबंध पढ़ रहे हैं और गृह प्रबंध की परिभाषा, अर्थ और प्रक्रिया के बारे में बात कर चुके हैं। हम आज पढ़ रहे हैं फैमिली यानी कि परिवार के बारे में, और आज हम इस व्याख्यान का भाग 1 ले रहे हैं। परिवार क्या है बच्चों? जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं बच्चों कि परिवार समाज की एक इकाई है, या हम इसे समाज की एक धुरी कह सकते हैं, और इसी की वजह से मानव समाज अस्तित्व में है। बच्चों, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है, चाहे वो समाज परंपरागत हो या आधुनिक हो। और बच्चों, जब बच्चे का जन्म होता है तब से ही वो परिवार का सदस्य बन जाता है, और परिवार ही होता है जो कि किसी बालक की लालन पालन, पोषण, शिक्षा दीक्षा, शादी विवाह, उसका करियर आदि कार्य निर्धारित करता है और उसके साथ ही कार्य करता है। तो परिवार बच्चों समाज की प्रथम मौलिक इकाई है, जिस पर कि हम कह सकते हैं पूरा विश्व टिका हुआ है और सभी सदस्य इससे प्रभावित होते हैं और इसको प्रभावित करते हैं। परिवार में कुछ सदस्य बच्चों प्रेम स्नेह से मिलजुल कर चलते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। पति पत्नी और बच्चे इसमें अनिवार्यतः होते हैं। इसके अलावा बच्चों दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और अन्य सदस्य भी परिवार के होते हैं। तो ऐसे परिवार जिसमें कि अधिक सदस्य होते हैं, उसको माता पिता और बच्चों के अलावा भी अन्य सदस्य हैं, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार वह समूह है जिसे यौन संबंधों पर परिभाषित किया जाता है। समाज के द्वारा यौन संबंधों को स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, उसके बाद व्यक्ति परिवार का प्रारंभ करता है। तो परिवार वह समूह है जिसे यौन संबंधों पर परिभाषित किया जाता है। ये बच्चों पर्याप्त रूप से सीमित है और स्थायी है, और संतानोत्पत्ति एवं बच्चों के पालन पोषण के योग्य होता है, उसे हम परिवार कहते हैं। परिवार की एक अन्य परिभाषा वर्गीस एवं लोक के अनुसार है कि एक परिवार विवाह, रक्त या गोद लेने संबंधी बंधनों से संबद्ध व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। बच्चों, ये आप अच्छे से जानते हैं कि परिवार का प्रारंभ विवाह से होता है। तो परिवार में विवाह किसके बीच में बच्चों? स्त्री और पुरुष के बीच में विवाह होता है, जो कि पति और पत्नी कहलाते हैं। फिर आती है बात रक्त की, ठीक है। तो माता पिता अपने बच्चों से किसके द्वारा संबंधित होते हैं? रक्त के द्वारा। अब हम बात करते हैं गोद के द्वारा। अगर किसी परिवार में बच्चे नहीं हैं और वो परिवार बच्चों को गोद लेना चाहता है, तो गोद लेने के बाद वो बच्चे उस परिवार का एक अभिन्न अंग और उसी तरह से सदस्य हो जाते हैं जैसे कि रक्त से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो परिवार विवाह, रक्त या गोद लेने संबंधी बंधनों से संबंधित व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो कि आपस में मिलकर बच्चों एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं, और उनमें पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, ये जो विभिन्न रिश्ते हैं, इस रूप में वो अंतःक्रिया करते हैं, अपने सामाजिक कार्यों को करते हैं और एक सामान्य संस्कृति बनाते हैं। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं, आप समझिए इस परिभाषा को, कि परिवार में मुख्यतः जो 3 संबंध होते हैं वो है विवाह, रक्त और गोद। विवाह के द्वारा पति पत्नी बनते हैं, जो कि विवाह के बंधन के बाद स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में कहलाते हैं। और फिर जब परिवार में बच्चों का आगमन होता है तो वो रक्त के द्वारा पति पत्नी यानी कि अब वो माता पिता बन चुके हैं और पुत्र और पुत्री से संबंधित होते हैं। तो एक परिवार ऐसा समूह है बच्चों जिसमें कि पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में उस समूह में रहने वाले लोग अंतःक्रिया करते हैं और सामाजिक कार्यों को करते हैं और एक सामान्य संस्कृति बनाते हैं। ये परिभाषा हमने पढ़ी बच्चों वर्गीस एवं लोक की भाषा। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। बात समझ में आ रही है? क्या है बच्चों? समूह है।
जिसमें कि एक से अधिक व्यक्ति आपस में साथ में मिलजुल कर रहते हैं। एक के सुख दुख से दूसरा बहुत ही गहराई से संबंधित होता है। सभी व्यक्ति आपस में अंतः संबंधित होते हैं। तो परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि आपस में विवाह, रक्त या गोद लेने के आधार पर एक दूसरे से अंतः संबंधित रहते हैं तथा एक समान गृहस्थी का निर्माण करते हुए परिवार के सभी सदस्य परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। बच्चों, एक गृहस्थी में माता पिता और बच्चे, जिसे कि हम एकांकी परिवार कहते हैं, ये आता है। लेकिन एक संयुक्त परिवार में माता पिता और बच्चों के अलावा बच्चों के दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे भी साथ में रहते हैं। तो दोनों ही परिवार के ही रूप हैं बच्चों, एक एकांकी है और एक संयुक्त है। तो इसमें सभी सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, परस्पर एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, सामाजिक कार्यों को करते हैं क्योंकि समाज में रहते हैं, और आपसी प्रेम और विश्वास बनाए रखकर एक सामान्य संस्कृति की रचना करते हैं। तो इसे हम कहते हैं परिवार। अब बच्चों, अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें कि अब आप देखिए क्या क्या होता है। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें कि विवाह, रक्त या गोद संबंध होता है। बात समझ में आई बच्चों? फिर से हम इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि विवाह जो कि एक स्त्री एवं पुरुष के मध्य होता है और फिर वो पति पत्नी बन जाते हैं। तो विवाह रक्त के द्वारा, बच्चे अपने माता पिता से रक्त संबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। गोद संबंध, जब परिवार में बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे को गोद लिया जाता है। किसी भी स्थिति में, चाहे बच्चे हों या नहीं हों, अगर परिवार स्वेच्छा से बच्चे को गोद लेता है तो ये संबंध भी बच्चों रक्त संबंध की तरह ही गहरा होता है। तो परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें विवाह, रक्त या गोद संबंध हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट आ जाता है सदस्य में परस्पर स्नेह और प्रेम हो। बिल्कुल सही बात है बच्चों, सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, आपस में प्रेम उनमें होना चाहिए। तो सभी सदस्यों में प्रेम हो और स्नेह हो। फिर उसके बाद आ जाता है एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हो। परिवार तो वही है बच्चों जिसमें कि परिवार के सभी सदस्य एक ही साथ मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। स्त्री पुरुष का यौन संबंध समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। जब बच्चों विवाह होता है तो स्त्री पुरुष यौन संबंध समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त रूप में अपना सकते हैं और इसी के ही द्वारा बच्चों संतानोत्पत्ति होती है। अब आप देखिए ऊपर संतानोत्पत्ति का पॉइंट है, परिवार वो है जिसमें कि सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं और संतानोत्पत्ति परिवार में होती है, अर्थात संतान का उत्पन्न होना, उसका पालन पोषण करना, उसको सामान्य संस्कृति से जोड़े रखना। आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट है हमारा सामान्य संस्कृति। तो सामान्य संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है और बच्चे इससे जुड़े हुए होते हैं। तो सामान्य संस्कृति, परिवार में जितने लोग रहते हैं बच्चों सभी की एक सामान्य संस्कृति होती है। कोई भी व्यक्ति अलग अलग संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं होता है। एक वही संस्कृति जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उसी को सिखाया जाता है और वही आगे चलती है। तो यानी कि परिवार में संतानोत्पत्ति हो और सामान्य संस्कृति हो। परिवार में भावनात्मक संबंध हो बच्चों, ये बहुत ज़रूरी बात है। आप भी अपने माता पिता, भाई बहनों से, दादा दादी से, सभी से बहुत अटैच होते हैं, बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं और उनका वो आपको बहुत प्रभावित करते हैं, आप उनको प्रभावित करते हैं। बच्चों भावनात्मक संबंध क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भावनाओं से इस कदर जुड़ा हुआ होता है कि एक का सुख दुख दूसरे के सुख दुख को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होते हैं। दुख में तो सभी दुखी होते हैं, सुख है तो सभी खुश होते हैं। तो भावनात्मक संबंध परिवार के मध्य होता है।
आर्थिक सहयोग बच्चों बहुत ज़रूरी चीज़ है। परिवार में बच्चों का लालन पालन पोषण और परिवार के जो विभिन्न सामाजिक कार्य होते हैं वो सामाजिक कार्य बिना अर्थ यानी कि बिना धन के नहीं हो सकते हैं। और परिवार एक दूसरे को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं और साथ में जीते हैं। और इसकी अंतिम परिभाषा के अंतिम रूप में अगर हम चलें तो परिवार संयुक्त भी होता है बच्चों, और परिवार एकल भी होता है। संयुक्त परिवार जैसे कि हमने बात की थी बच्चों, परिवार में माता पिता और बच्चों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे सभी रहते हैं, उसको हम संयुक्त कहते हैं। और जिस परिवार में सिर्फ और सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं उसको हम एकल परिवार कहते हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि परिवार किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और अभी हमने ये बात समझी कि परिवार किन व्यक्तियों का समूह होता है। तो बच्चों आप परिवार की परिभाषा बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं परिवार की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता है बच्चों परिवार की सार्वभौमिकता। ये एक सार्वभौमिक संस्था है बच्चों, क्योंकि हर समाज में और हर समय यानी कि हर काल में ये पाई जाती है। और परिवार एक अक्षुण्ण संस्था है बच्चों, कभी नष्ट नहीं होती, आगे से आगे चलती रहती है। और व्यक्ति जन्म होते ही परिवार का सदस्य बन जाता है। संपूर्ण विश्व में परिवार की तरह ऐसा कोई भी संगठन, संस्था या समूह नहीं है बच्चों जो कि परिवार की तरह सार्वभौमिकता का दावा कर सके। तो परिवार की पहली विशेषता है सार्वभौमिकता। परिवार की दूसरी विशेषता है सीमित आकार। बच्चों परिवार का आकार सीमित और छोटा होता है। अगर एकल परिवार है तो सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, और संयुक्त परिवार है तो उनके अतिरिक्त चाचा चाची, दादा दादी, पुत्र पुत्रियां, बहुएं, पोते पोती, भतीजे इत्यादि सम्मिलित रूप से रहते हैं। लेकिन बच्चों सभी मिलकर रहते हैं तो भी उनकी संख्या तो सीमित ही होती है। तो परिवार एक ऐसी संस्था है जिसका आकार के सीमित है। संयुक्त परिवार में 20 से 25 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, क्योंकि परिवार में विवाह संबंध, रक्त संबंध और गोद लेने संबंधित सदस्य ही होते हैं। इसके अलावा और कोई भी सदस्य परिवार का हिस्सा नहीं होते हैं। तो सीमित आकार। उसके बाद हम चलते हैं भावनात्मक संबंध। बच्चों परिवार के सदस्य आपस में विवाह, गोद लेने या रक्त के द्वारा मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। और बच्चों इसीलिए क्योंकि जन्म होते ही हम उन्हीं को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, और माता पिता क्योंकि बच्चे को जन्म देते हैं तो उनमें जो रिश्ते होते हैं बहुत ही मजबूती से बंधे हुए होते हैं। पारिवारिक लगाव, सहानुभूति, सेवा भाव, विश्वास, प्रेम, स्नेह, इन सब चीज़ों से बच्चों परिवार एक सूत्र में मजबूती से बंधा रहता है। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही लाड़ प्यार से जी जान लगा करके करते हैं। बालकों को पूरा स्नेह, प्यार, सुरक्षा, सहयोग दिया जाता है। और बच्चों इतना आसान नहीं होता है। बच्चों के लिए सेवा, त्याग, बलिदान, सहानुभूति इत्यादि माता पिता करते हैं, और यही भावना बच्चों फिर बच्चे में भी पनपती है, और बच्चे भी बड़े होकर के उनकी सेवा करते हैं, छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, भाई बहन के साथ खेलते हैं। तो कुल मिला के सभी आपसी सहयोग से रहते हैं, क्योंकि उनमें भावनात्मक संबंध बहुत गहराई से जुड़ा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों रचनात्मक संबंध, रचनात्मक प्रभाव के बारे में। बच्चों हर परिवार जो होता है ना वो अपने धर्म, मूल्य, संस्कृति, लक्ष्य, जीवन दर्शन, रीति रिवाज, ये जो चीज़ें होती हैं ये हर एक परिवार के पास होती हैं, और परिवार इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। यदि परिवार के संस्कार, चरित्र उत्तम और श्रेष्ठ हैं तो व्यक्ति में भी श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है, और अगर नहीं है तो व्यक्ति दुष्ट और दुर्गुणों से भरा हुआ होता है। तो बच्चों की क्योंकि बच्चा जन्म से ही माता पिता के संरक्षण में पला बढ़ा होता है, उन्हीं संस्कारों, उन्हीं आचरण को देखता है, और सबसे पहली चीज़ों उन्हीं से ही सब कुछ सीखता है। तो बच्चों इसलिए बालक जो भी कुछ सीखता है उसके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा पॉइंट, सदस्यों का उत्तरदायित्व।
बच्चों, हर सदस्य का परिवार में अपना कुछ उत्तरदायित्व और कर्तव्य होता है, ठीक है, और उसको हर परिवार को निभाना होता है, और वो निस्वार्थ भाव से सभी सदस्य करते भी हैं। जैसे कि बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से बांधते हैं, लेकिन उनके बेहतर भविष्य के लिए उनको कठोर परिश्रम की शिक्षा भी देते हैं, करवाते भी हैं। और परिवार ही व्यक्ति को दान, सहयोग, करुणा, स्नेह, प्रेम, सौहार्द, त्याग आदि गुणों के बारे में समझाता है और बच्चों को अपनाने को कहता है। ये परस्पर एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। बच्चों, संकट काल में जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति देश के लिए कार्य करता है, युद्ध लड़ता है, शहीद हो जाता है, लेकिन परिवार के लिए बच्चों जीवन पर्यंत व्यक्ति परिश्रम करता है। वो जो कुछ करता है किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए करता है। उसके बाद आता है बच्चों की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। ये तो हमें पता है बच्चों, परिवार समाज की धुरी है, तो केंद्रीय स्थिति है। ये समाज के स्वरूप को निर्धारित करने वाली बच्चों सशक्त और प्रभावी संस्था है। परिवार की जगह ले पाना बच्चों बहुत ही दुष्कर, कठिन और दुस्साध्य है। कितना ही कुछ कर लिया जाए बच्चों, शिशु के लिए पालना घर हो जाए, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम हो जाए, कुछ भी हो जाए बच्चों, लेकिन जो खुशी, जो प्रसन्नता और जो त्याग आप परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों के लिए करते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है। अब हम आते हैं इसकी अगली विशेषता पर, स्थायी और अस्थायी प्रकृति। बच्चों, परिवार एक संस्था के रूप में है, जैसे कि हमने पढ़ा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और मानव सभ्यता के विकास से ही हम परिवार शब्द को देख रहे हैं। और ये परिवार नाम की जो संस्था है ना बच्चों, कभी भी समाप्त नहीं होती है, ना ही कभी होगी। परिवार में एक शिशु का जन्म होता है बच्चों, तो परिवार के बड़े बुजुर्ग किसी की मृत्यु होती है, क्योंकि ये बच्चों हम अच्छे से जानते हैं कि जीवन और मृत्यु शाश्वत सत्य है। जितना सत्य है किसी का जन्म होना, उतना ही सत्य है मृत्यु होना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार आगे बढ़ता चलता है। परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का साथ छोड़ते चलते हैं और नए शिशु के आगमन से परिवार में खुशियाँ भी आती रहती है। तो समिति के रूप में परिवार जो है ये एक अस्थायी है। पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होने पर समिति टूट जाती है, ठीक है। कभी कभी तलाक, कलह और क्लेश से भी ये समिति टूट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली माध्यम है परिवार, क्योंकि बच्चों परिवार ही अपने जो रीति रिवाज, संस्कृति, गुण होते हैं, जो परंपराएं, प्रथाएं, जन रीतियाँ, नियम कानून होते हैं, उसको हस्तांतरित करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजा जाता है, जिससे कि सामाजिक नियंत्रण बना रहता है और किसी भी व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं होती बच्चों कि वो परिवार द्वारा बनाए हुए नियमों को तोड़ दे, और अगर कभी ऐसा कर लेता है तो परिवार की काफ़ी बदनामी होती है। तो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने एवं स्थायित्व प्रदान करने का काम कौन करता है बच्चों? वो भी परिवार ही करता है। अब बात आती है बच्चों, और इसी में यहाँ सामाजिक नियंत्रण में बच्चों में आपको एक बार बता दूं कि वंशनाम, जैसे कि हमने पढ़ा, परिवार जब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है तो परिवार में होने वाले जो बच्चे होते हैं उनसे परिवार या वंश आगे से आगे चलता है, और किसी न किसी वंश पर सभी आधारित होते हैं। वंशनाम माता के नाम पर भी हो सकता है और पिता के नाम पर भी, लेकिन बच्चों अगर हम भारत की स्थिति देखते हैं तो सबसे अधिक वंशनाम पिता के नाम पर ही होता है। तो ये बच्चों हमने पढ़ी परिवार की विशेषताएं। इसके अलावा कुछ और विशेषताएं जैसे कि विवाह संबंध, संतानोत्पत्ति, लालन पालन, लैंगिक संबंध और सामान्य आवास व्यवस्था, ये सभी परिवार के एक विशेषताओं के रूप में होते हैं जो कि हमने पढ़े, हमने डिस्कस किए। तो बच्चों आज हमने परिवार का चैप्टर प्रारंभ किया और परिवार का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को समझा। धन्यवाद बच्चों।